नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जेंटीना की तरफ से फ्लोट किए गए फाइटर जेट की टेंडर को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अर्जेंटीना की तरफ से अपनी एयरफोर्स के लिए लगभग 12 फाइटर जेट्स को खरीदने का प्लान किया गया था और इसके लिए अर्जेंटीना की तरफ से JF-17, तेजस और सेकेंड हैंड कंडीशन में F-16 को इवेल्युएट किया जा रहा था। इसमें से अगर अर्जेंटीना की सबसे मेजर कंसर्न था वो ये था कि वो जो भी फाइटर जेट खरीदना चाहते थे उसमें कोई भी यूके बेस्ड सिस्टम मौजूद नहीं होना चाहिए था। अब इस वजह से JF-17 और तेजस को इसमें सिलेक्ट करने के लिए अर्जेंटीना थोड़ा सा पीछे हट रहा था, क्योंकि इन दोनों में ही कुछ ऐसे सिस्टम मौजूद जिसमें यूके बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पर भारत और चाइना इन दोनों की तरफ से अपनी अपनी फाइटर जेट्स को लेके जितने भी ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम मौजूद थे उन सभी को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने का ऑफर दिया गया था। पर फिर भी अभी अर्जेंटीना की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी तक इस टेंडर को लेके कोई नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे। इनिशियली 2022 की दिसंबर तक ही इसको फाइल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से इसे फाइल करने में कुछ और समय लेने का फैसला किया जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि अभी अर्जेंटीना की तरफ से जब डिफेंस एक्सपो के बाद तेजस को इवेल्युएट किया जा रहा था तो वो अभी इसको फर्दर टेस्ट करना चाहते थे और वो देखना चाहते हैं कि अगर भारत उनको तेजस को यूके बेस्ड सिस्टम के अल्टरनेटिव में कुछ ऑफर करना चाहता है तो किस तरीके से ऑफर करने वाला है। अब पहले लगा था कि वो शायद यहाँ पर सेकेंड हैंड कंडीशन में ऑफर किए जा रहे धनुष F-16 को खरीद सकते हैं, जो कि बस $15 मिलियन की प्राइस पर उनको ऑफर किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पता चला है कि इनमें भी यूके बेस्ड सिस्टम मौजूद है और वो कोई कंपनी की तरफ से उनको ऑफर नहीं दिया गया था, तो उस वजह से अभी उम्मीद है कि यूके बेस्ड सिस्टम को रिप्लेस करके उनको फिर से इसको ऑफर करने की चांस काफी कम रहेगा। इसके बाद अब अर्जेंटीना के पास बस दो ही मेजर ऑप्शन बचा हुआ है, जिसमें तेजस और JF-17 ही बचे हुए हैं, जिसको अर्जेंटीना की तरफ से भी डिटेल में इवेल्युएट करने का फैसला किया गया। अपडेट सुखोई एयरक्राफ्ट को लेके आप सब जानते हैं कि भारत रशिया के बाद Su-30 प्लेटफॉर्म के एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा मात्रा में ऑपरेट करता है और यहां तक कि इनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो रशिया के बाद अगर इनको ऑपरेट करने का और मेंटेनेंस करने का किसी के पास सबसे ज्यादा अनुभव है तो भारत के पास है। अब रिसेंटली मलेशिया को भी भारत की तरफ से उनकी Su-30 MKM फ्लीट के लिए MRO फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया गया था, जिसको तेजस के साथ एक कंबाइंड डील के तौर पर उनको ऑफर किया गया था। अब वो बात अलग है कि इसके बावजूद भी मलेशिया की तरफ से तेजस को सिलेक्ट ना करके FA-50 को सिलेक्ट करने का फैसला किया गया था, वो तो अलग बात है। लेकिन इसके बाद भी अभी HAL की तरफ से Su-30 प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने वाले सभी वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर्स को इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस सर्विस और ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को यानी कि सेम MRO फैसिलिटी को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए अभी HAL की तरफ से रशिया से परमिशन मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की रोल को वहां पे निभा सकते हैं। और इसके लिए HAL की तरफ से इंडियन सुखोई को अपग्रेड करने के लिए अभी जो सिस्टम डेवलप किए गए उनको ऑफर करने के साथ साथ रशियन सिस्टम को भी भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करके उनको भी ऑफर किया जा सकता है। अब ऐसा करने के पीछे दो मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जितने भी देश अभी Su-30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट को ऑपरेट करते हैं, उनके पास इसको अपग्रेड करने के लिए सभी जरूरी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और अभी तक वो इसके लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते आ रहे थे। लेकिन अभी जब रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शन को लगाया जा चुका है तो उसके बाद रशिया के साथ कोई भी डील को करने में काफी परेशानी हो रही है और खास करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में काफी दिक्कत हो रहा है। तो इसके बाद वो सभी देश अभी रशिया के साथ कोई भी डील को करना नहीं चाहते और इसी वजह से अभी उनकी एयरपार्ट की सर्विस और स्पेयर पार्ट को लेकर उनके पास इश्यूज सामने आ रहे हैं। अभी बात रशिया भी जानता है, तो इस वजह से वो भारत को इसके लिए परमिशन दे सकता है कि रशियन सिस्टम को भारत अपनी तरफ से अपग्रेड करने के लिए ऑफर दे सकता है, जिससे रशिया के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उनकी रिक्वायर्ड सर्विस मिल पाएगा, साथ ही भारत को भी इससे फायदा होने वाला है। और अगर रशिया ऐसा करने से भारत को रोकता है तो इससे रशिया को ही काफी हद तक नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसके बाद कोई भी देश रशियन डिफेंस सिस्टम को खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि आफ्टर सेल और सर्विस के बिना कोई भी सिस्टम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। पिछले कुछ सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और अभी तक हम ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट, आर्टिलरी गन्स और अलग अलग तरह के एमुनिशन और रडार्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं।
लेकिन मॉडर्न डे वॉरफेयर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत ही मेजर रोल को प्ले करता है, कि आज के दौर में देखा जाए तो बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सकता है। और आज तक हम इस सेक्टर में इतना एडवांस नहीं बन पाए, और अभी हालांकि डीआरडीओ की तरफ से हमारे फाइटर जेट्स के लिए अलग अलग तरह के इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम मैक्सिमम इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से अपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी को यह बताया गया कि वो अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप करने पर जोर दे, और आगे चल के इनको सिर्फ हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करने के लिए नहीं, बल्कि आगे चल के इनको एक्सपोर्ट करने पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि आगे चल के इनकी डिमांड काफी हद तक बढ़ने वाला है। ऐसा करने के लिए डीआरडीओ को भी अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन के साथ, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ और हमारी आईटीज के साथ भी शामिल होने का प्रोपोजल दिया गया। अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किए गए फ्रेश आरएफआई के मुताबिक आर्मी की तरफ से अभी लगभग 62,500 के आसपास नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदने का फैसला किया गया। ये बुलेट प्रूफ जैकेट खास करके AK-47 की स्टैंडर्ड की स्टील कोर बुलेट को रोकने के लिए खरीदा जा रहा है। इन सभी जैकेट्स को अभी हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स को देने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो टोटल 62,500 के आसपास जैकेट्स को खरीदा जाने वाला है, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक अलग से बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने के लिए दो अलग अलग टेंडर को भी फ्लोट किया गया, जिसमें पहले टेंडर में करीब 15,000 और सेकेंड टेंडर के अंदर 47,627 जैकेट्स को खरीदने का प्लान किया गया। अब इसमें जो इनिशियल 15,000 जैकेट्स के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, एक फास्ट ट्रैक टेंडर होने वाला है, जिसे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर फाइल कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे टेंडर को अभी फाइल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसे अभी फेज वाइज मैनर में करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 18 से 24 महीने के अंदर इसको फाइल कर दिया जाएगा। अभी तक आर्मी की तरफ से NIJ लेवल 3 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन पिछले साल जब इन जैकेट्स में भी सोरों की तरफ से फायर किए गए आर्मर पेनिट्रेटिंग एमुनेशन पेनिट्रेट करने लगा था, तो इसके बाद आर्मी की तरफ से अपनी स्टैंडर्ड प्रोसेस को थोड़ा रिवाइज किया गया था, और इस बार आर्मी की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट को 7.62 स्टैंडर्ड की स्टील कोर एमुनेशन को रोकने के अलावा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को भी यहाँ पे ऐड किया गया था, जिसमें सेम एमुनेशन को अगर 10 मीटर की दूरी से भी फायर किया जाता है तब भी इस जैकेट में उसको रोकने की क्षमता होना चाहिए। अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि उनकी नजर में अभी ऐसे 2 इंडियन वेंडर मौजूद है जिनके पास सेम स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद है, और इनको अभी लेवल 4 स्टैंडर्ड की जैकेट कहा जा सकता है, जो कि 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को आसानी से रोक सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस मशीन पिस्टल या सबमशीन गन की तरफ से है। आप सभी ने देखा होगा 2020 में इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसूद की तरफ से एक मॉडर्न मशीन पिस्टल को या सबमशीन गन को डेवलप किया गया था, जिसका नाम अस्मी रखा गया था, और कहा गया था कि पिस्टल बहुत हल्का होने वाला, जिसका वजन बस 2 kg के अंदर ही हो सकता है, और ये लगभग 600 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो इफेक्टिव रेंज होने वाला था वो भी करीब 100 मीटर के आसपास होने वाली थी। जब से ये बात सामने आया था तब से रेगुलर आर्मी की तरफ से इसको टेस्ट भी किया जा रहा था, और जैसे कि इसको आर्मी के एक इन सर्विस ऑफिसर की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, तो उनको अच्छी तरीके से आर्मी की रिक्वायरमेंट के बारे में पता था, तो उसी हिसाब से इसको डेवलप किया जा रहा था, तो आगे चल के इसकी रिजेक्ट होने की चांसेस काफी कम थी। अभी बताया जा रहा है कि अस्मी को अभी ऑफिशियली आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, और इनिशियल बैच में करीब 5,000 के आसपास अस्मी मशीन पिस्टल्स को आर्मी में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है। इसे आगे चल के मास प्रोड्यूस करने का भी इरादा रखा जा रहा है, और अभी इसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। इसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो लगभग 50,000 के आसपास ही पड़ने वाली, और इसे अभी खास करके आर्मी के कमांडर्स, टैंक क्रू मेंबर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, ड्राइवर्स और रेडियो ऑपरेटर्स को देने का फैसला किया जा रहा है, और साथ ही इसको क्लोज क्वार्टर बैटल में भी इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि कार्बाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।